त्रिलोक शर्मा जी, वैद्य वीरेंद्र जी, नरेंद्र भाई, सभी सम्मानित पेरेंट्स, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। भाई साहब ने कहा अभी आपको कि ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर बिल्कुल भी आपके काम की बात ना हो तो बिल्कुल ध्यान से मत सुनिएगा, लेकिन अगर काम की बात हो तो सुनने से ज़्यादा अमल में लाने की बातें होंगी आज। और प्रैक्टिकली हमको क्या करना है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम मैं आज की इस मीटिंग को मान करके चल रहा हूँ, पहला कदम। और यदि आपको लगे कि ये कदम सही दिशा में है तो फिर आपको आगे क्या करना है ये आप ही तय करेंगे, बट सेशन के बाद। लेट्स से मैं अपनी बात से शुरू नहीं करता हूँ, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ। यहाँ आप फादर्स भी बैठे हैं और मदर्स भी बैठी हैं, और अपने पिछले 22 साल के इस पेरेंटिंग के इस करियर में मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी हैं अभी तक, आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि यहाँ इस जगह अमन गनी में जहाँ बहुत विशिष्ट लोग रहते हैं, क्या यहाँ के पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स दुनिया के कहीं और किसी कोने पर रह रहे पेरेंट्स की प्रॉब्लम से अलग हैं या वही हैं? अगर वो अलग हैं तो उनके समाधान अलग होंगे, और यदि वो वही हैं तो फिर समाधान भी वही होंगे। प्रिंसिपल रूप में बात करेंगे हम, सैद्धांतिक रूप में, मतलब क्योंकि सिद्धांत से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं आप गलत हो सकते हैं, सिद्धांत कभी गलत नहीं होता। इसलिए यदि हम समस्या चाहते हैं कि वो उसका समाधान हो जाए तो हमें दो चीजों पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। द वन, कि समस्या क्या है, क्या वो वाकई में समस्या है, और दूसरा उस समस्या का कारण क्या है। समाधान पे मैं बहुत कम जाता हूं, बहुत ही कम जाता हूं। समाधान पे इसलिए कम जाता हूं कि मैंने आपको बता दिया कि मेरे और आपके बीच में कन्वर्सेशन के लिए या एक दूसरे से बातचीत करने के लिए बीच में कोई दीवार है, वो समस्या है, और हमें कन्वर्सेशन करना है तो क्या करना होगा? समस्या को कारण को हटाना होगा ना। कारण हटा दीजिए, समाधान हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, समस्या पे बात करेंगे, समस्या के कारण पर बात करेंगे, और अब आपके पाले में गेंद है, कारण को हटा दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। सिर्फ आपको वो रीजन खत्म करना है। सो प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, एंड आई जस्ट वांट के पेरेंट्स से एक एक करके इनपुट आए। और मैं चाहता हूं कि एक पेरेंट अगर कोई बात कह देते हैं तो अगला पेरेंट उसको रिपीट ना करें, क्योंकि वो हो गया तो उनकी भी होगी और आपकी भी होगी उसके अंदर। तो जी, पहली लाइन से मैं कुछ गिना देता हूं, फिर आप बता देना उनसे बाहर आपकी कोई समस्या है तो। मैं कुछ गिना देता हूं, मतलब जो मैंने यहाँ से बाहर पूरी दुनिया में जितने पेरेंट्स हैं उनसे जब मैं मिला, और अपनी रिसर्च के दौरान इस पूरी प्रोसेस में, कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, कि माँ बाप को क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और फिर हम देख लेंगे क्या वो वाकई में वही प्रॉब्लम है क्या। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा ना सुबह टाइम से उठता नहीं है। फिर उसकी प्रॉब्लम है कि वो अपने आप से तैयार नहीं होता है। फिर प्रॉब्लम है कि वो ध्यान से सुनता नहीं है। फिर है कि टीवी पे भी बहुत ज़्यादा रहता है या फिर मोबाइल पे ज़्यादा रहता है। फिर है कि वो जिद बहुत करता है, और फिर है खाना ठीक से नहीं खाता है, और खेलने भी बाहर कम जाता है, या फिर खेलने में ही ध्यान रहता है, पढ़ाई में तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। सेल्फ अवेयर नहीं है, अपने लिए अवेयरनेस कम उसकी कम है, बाहर के लिए भी कम है, सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। और बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बैठे रहते हैं तो करता है, नहीं तो नहीं करता है। काम भी करने की बारी आए तो करवाना पड़ता है साथ में लग के। और चिड़चिड़ा सा रहता है, अभी तो बदतमीजी भी करने लग गया है अगर 13-14 साल से ऊपर हो गया है तो। और रास्ता नहीं मिल रहा है ज़िंदगी का क्या है, इसके अलावा बता दिए। इनमें से कोई है प्रॉब्लम किसी की? इसके अलावा क्या है? पानी दे देंगे प्लीज़, थोड़ा गर्म होगा तो। हाँ जी जी जी, माइक दे दो। हाँ हाँ, नहीं उधर पास में ही है वो उनके, सबको सुनाई दे जाएगा कि
हाँ बोलिए, बोल दीजिए बस। हो जाती है। हाँ हाँ जैसे कि मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है टीनेजर में कि मेरी बेटी जैसे टीचर के साथ कंफर्ट नहीं हो पाती। अगर टीचर ने कुछ भी बोल दिया वो बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाती है। और कितनी उम्र है उसकी? 13। 13 है, हाँ। ठीक है। हाँ देखो, इनकी बेटी जो है वो हर्ट हो जाती है, उनके आंसू टपकने लग जाते हैं। और दूसरे का बच्चा है वो जिद्दी हो जाता है, वो बोलता है मैंने जाना ही नहीं क्लास में इसकी। वही उसी उम्र के दौर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो या तो इस साइड है या इस साइड है। सर हम उसे ये भी कहते हैं कि कोई नहीं, टीचर का तुझे सुनना है आराम से, उनके आगे कभी भी जवाब नहीं देना, और वो तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, तो उसको समझाना पड़ता है इस बात के लिए। तो नहीं, दो क्यों नहीं दिन देना जवाब? सर, तो बच्चा आगे आगे जवाब ही देने लग जाएगा, तो फिर आगे तो सब जवाब देना गलत बात है। फिर आप कहते हो जवाब नहीं देता, बोलता नहीं कुछ भी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो जवाब तो अलग होता है और ये जवाब अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द टाइम हम लोग सीख लेते हैं कि हमें जवाब, ये वाले जवाब देंगे तो हमें उल्टा पड़ेगा, और हमें अपने जवाब को थोड़ा मॉडिफाई करके देना पड़ेगा। यस सर, मॉडिफाई ओवर द टाइम हम सीख जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे को जवाब पहले एक बार वैसे देने दो जैसा उसका अंदर से आ रहा है, उसको बाद में मॉडिफाई किया जा सकता है, इमीडिएटली उसको मतलब ठीक करने की बजाय। बट एनी हाउ, आपने बोला, बहुत अच्छी बात है। और कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? हाँ जी, बोलिए 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 प्लीज। हाँ जी, हाँ नहीं, वो कोई बात नहीं। आपकी प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं भाई, आप बिल्कुल हमारी सबकी नहीं, है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ये देखता हूँ आजकल के बच्चों का, हो सकता है आपको सब्जेक्ट में इंक्लूड हो गया होगा, ग्रीन वेजिटेबल की तरफ आज बच्चों का कहीं रुझान नहीं है। 90% खाने की तरफ मैंने बोल दिया। हाँ, जब मैंने प्रॉपर खाना बोला तो टाइम भी बोला और खाना पार्टिकुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आई थिंक उनका बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल सभी चीज़ें जी। और पंक्चुअलिटी है, कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी है, आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन है, और फूड तो ऑब्वियसली बोला ही है आपने, ग्राउंड भी, स्पोर्ट्स भी, ये सब तो है ही है। एनीबडी एल्स? सेंसिटिव वो बोल दिया, वो बोल ही दिया। मोरालिटी की कमी है, या बिल्कुल नैतिकता की काफ़ी कमी है, मैं मान लेता हूँ। अच्छा चलिए, ऑल प्रॉब्लम्स, इशू, जितने इश्यूज हैं आ गए सारे के सारे। अच्छा हाँ जी, हाँ नास्तिक है, परमात्मा की तरफ ध्यान। जी 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 बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं देखिए, हमारा एक, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी कमाल की बात है। एक, जैसे भाई साहब ने भी बोला था ना अभी, त्रिलोक जी ने बोला कि आदमी के बच्चे को सिखाना पड़ता है। अब हम सिखाएंगे क्या? जो हमको आता है, जो हमारी धारणा है, हम वो ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिकली हम वो नेक्स्ट जनरेशन को देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आस्तिक पेरेंट हैं और तो वो चाहेंगे कि उस आस्था को वो बच्चा हमारा कैरी करे, और वो उनके लिए अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। सो नेक्स्ट जी। रोना, गुस्सा करना, इरिटेट होना, ये हो गया। मतलब या रोना या गुस्सा करना, वो हो गया। मतलब वो हम करेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे जी। यस, एनीबडी? मोरालिटी आ गया, मोरालिटी आ गया। हाँ जी जी जी, उधर उधर उधर। यस यस यस, ग्रेट। आपके पार्टिसिपेशन से हिम्मत मिलेगी इस प्रोग्राम को ना, क्योंकि उसी में सारा का मनगनी आ जाएगा। एट्थ क्लास में +1, ओके। ठीक है, प्राइवेसी मांग रहा है आपसे जी। हाँ नेक्स्ट। कंटिन्यू करते हैं, फिर इसको आगे कर लेते हैं कि चलिए प्रॉब्लम्स हो गई, अब ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम का रीजन, है ना। अभी हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कारण से पहले हम अपने आप को यहाँ पर रख लेते हैं कि आप अपने उस उम्र के उस दौर में चले जाइए जहां आपका बच्चा इस वक्त, आपका बच्चा 3 साल का है कि 8 का है कि 11 का है, 5 का है, 7 का है, वहां पहुंच जाइए अभी,
उस पोजीशन पे आ जाइए। एंड नाउ अब आप बताइए, आप में से कौन है जो अपने पेरेंट की नजरों में बेवकूफ, निकम्मा या खराब होना चाहता है या दिखना चाहता है? एनीबॉडी? अभी आप बच्चे हैं और अभी आपके पेरेंट आपको समझा रहे हैं रेगुलरली, बेटा ऐसे नहीं क्या करते, बेटा ऐसा किया करते हैं, बेटा ये गलत बात है, बेटा ये सही बात है, बेटा ये ऐसे है, ये ऐसे, वो ऐसे हम करें। अभी आप एज ए बच्चा सुन रहे हैं अपने पेरेंट की बात को, और सुनते सुनते अभी आप में कौन कौन है जो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि तू जितना मर्जी समझा ले, तेरी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। अभी आप बताइए ना, आप हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि ये नहीं मानी जाएगी, बाकी सब मानी जाएगी? वन इज देयर? नहीं, वो अलग बात है। अभी अंदर क्या आ रहा है? अंदर ये आ रहा है कि आपकी बेइज्जती करना मेरा पहला टारगेट है, आपकी बात को ना मानना मेरा पहला टारगेट है, आप जो कहते हो वो गलत कहते हो, आप जो ज्ञान दे रहे हो ये किसी काम का नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि पूरा समाज मुझे निकम्मे बच्चे के तौर पे देखे। आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरा समाज मुझे खराब ही देखे। नहीं देख रहा। चलिए, आप चाहते हो कि आप क्लास में सबसे पीछे आए, सेकंड भी आए, आप चाहते हो कि आप फर्स्ट आए? जैसे आप अपने बच्चे के बारे में चाहते हैं कि वो फर्स्ट आए, तो आप भी एज ए चाइल्ड ये सोचते हैं कि मैं भी फर्स्ट आऊं, पर कभी हम फर्स्ट आए नहीं, हम कभी आए नहीं मतलब, और हमारा बच्चा भी नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो भी नहीं आएगा। क्या हो गया? कोई इक्का दुक्का क्या? 40 बच्चों की क्लास है, एक ही आएगा बस। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 40 में से एक आएगा। और अगर 4 सेक्शन है तो 4 सेक्शन में 120 बच्चा अगर है या 160 बच्चा, तो उसमें से एक आएगा चारों सेक्शंस में फर्स्ट। क्योंकि 40 बच्चों की एक क्लास में अगर बच्चा फर्स्ट आ जाए और घर जाके मम्मी को बोल दे, मम्मी मैं आज फर्स्ट आया अपनी क्लास में, तो मम्मी का अगला सवाल होता है, चारों सेक्शन में कौन फर्स्ट आया? पहले ये बता, तू उधर है कि नहीं है? वो फर्स्ट नहीं है अब वो, क्योंकि वो अपने सेक्शन में तो फर्स्ट है, चारों में नहीं है, तो चारों में वो एक ही आएगा। तो 160 में एक, हम ये मान के चलते हैं लगभग आधा % बच्चा ही फर्स्ट आएगा। मैं क्लियर हूं? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी अगर हम यहां 40 बच्चे ही मान के चलते हैं, तो हम ये कह रहे हैं आप में से किसी एक का ही बच्चा फर्स्ट आएगा, कि सबके बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और किसी एक का सेकंड पोजीशन पर आएगा, किसी एक का थर्ड पर आएगा, और किसी एक का 40th पे भी आएगा। एक भी कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो आप चाहे कितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपका बच्चा एक ही पोजीशन पर आ सकता है, और वो 1 से लेके 40 के बीच में होगी। और आपके बच्चे की अगर पोजीशन ऊपर जानी चाहिए तो किसी दूसरे की पोजीशन नीचे आएगी, तो आपके बच्चे की ऊपर जाएगी। ये भी तय है। अगर आपका बच्चा सेकंड आ रहा है और आप चाहते हो कि वो फर्स्ट आ जाए, तो ये तय है कि फर्स्ट वाले को पहले नीचे आना पड़ेगा, तब आपका बच्चा ऊपर जाएगा। सो ऑब्वियसली किसी दूसरे के बच्चे का नुकसान आपके बच्चे का फायदा है, अगर ये सिस्टम को हम सिस्टम माने तो। और अगर हम नीचे आने को नुकसान मान रहे हैं तो। Am I क्लियर है कि नहीं? अच्छा, 40 के 40 फर्स्ट आना चाह रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आ जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर चाइल्ड इज इम्पॉसिबल फैक्ट। पहली बात तो ये, मतलब हम जो जोर लगा रहे हैं ना, किसी इम्पॉसिबल जगह पर अपने बच्चे को बिठाने के लिए जोर लगा रहे हैं। सबसे पहले तो हमको दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट, आप में से कोई भी नहीं चाहता कि आपके टीचर आपको डांटे, आपकी मम्मी आपको डांटे, आपके पापा आपको डांटे, आप अपने पापा मम्मी की बात काटें और आप समाज में एक डी ग्रेड किए हुए बच्चे के तौर पे एस्टेब्लिश हो आपकी इमेज। आप में से कोई भी नहीं चाहता। तो मैं ये प्रिज्यूम कर सकता हूं क्या कि आपका बच्चा भी ऐसा नहीं चाहता? मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपका बच्चा भी आपकी नजरों में रिस्पेक्ट पाना चाहता है, आपका बच्चा भी समाज में रिस्पेक्ट चाहता है, आपका बच्चा भी समाज में अपनी एक पोजीशन ढूंढ रहा है, इज्जत वाली पोजीशन। मैं ये मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? मान सकते हैं। सभी का बच्चा मांग रहा है, ये भी हो गया क्लियर। ठीक है। अब क्लास की जितनी आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, मान लीजिए आपको अपने बच्चे को कहना पड़ता है
कि बेटा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, मान लीजिए हमें ये कहना पड़ता है, हमें 4 बजे उठकर क्यों पढ़ना चाहिए भाई? एक पापा कहेगा, एक मम्मी कहेगी कि 4 बजे ना ब्रह्म मुहूर्त होता है, वहाँ बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है, बच्चा रिटेन सबसे ज़्यादा करता है। तो रिटेन करवाना क्यों है भाई? बोले कि क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी आए। तो क्लास में परफॉर्मेंस का करना क्या है भाई? कि बच्चा फर्स्ट आ जाए। तो 4:30 बजे उठ के सारे जने करने लग जाओगे तो सारे फर्स्ट आ जाओगे? ये भी नहीं पॉसिबल है। यानी वो जो कहना मानना है, सुबह उठना है, पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, या अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है, वो सारी की सारी कोशिश किस चीज के लिए चल रही है? कंपटीशन के लिए, फर्स्ट आने के लिए। और वो फर्स्ट आना इम्पॉसिबल है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप सारे ग्रोन अप पीपल हो, सारे के सारे पेरेंट हो, अपनी जिंदगी में आज तक जितने कंपटीशन एग्जाम्स आपने देखे हैं, सुने हैं, जाने हैं, पढ़े हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम्स को लेके बैठना कॉपी पेन पे और देखिएगा कि जितनी सीट हैं और जितने एप्लीकेंट हैं मल्टीप्लाई बाय 100। जितनी नंबर ऑफ सीट हैं वो ऊपर, नीचे एप्लीकेंट मल्टीप्लाई बाय 100, वो परसेंटेज आ जाएगा, पास परसेंटेज। भाई देखिए 1000 सीट हैं किसी नौकरी के लिए या किसी जॉब के लिए, यूपीएससी के लिए या आपके किसी कोर्स के लिए, और एप्लीकेंट हैं, जैसे मैं आपको यूपीएससी का एग्जांपल ले लेता हूं। यूपीएससी में 1000 सीट हैं, लगभग 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। तो क्या आप 16 घंटे पढ़ के, 18 घंटे पढ़ के, 50 घंटे पढ़ के 1000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है? अगर 1000 बच्चों का, चाहे आप नकल मार के करो, चाहे पैसे दे के करो, चाहे सिफारिश लगा के करो, चाहे 10 घंटे की जगह 15 घंटे पढ़ के करो, 1000 से ऊपर बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता ना। यानी कि पास का जो नंबर है वो 1000 है मैक्सिमम। तो 1000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 0.06% के करीब बनेगा। 0.1 से भी 10वां हिस्सा। पास का परसेंटेज अगर 0.01% है तो फेलियर का परसेंटेज कितना है? 99.99% के करीब। यानी कि आपका बच्चा जिस एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन में है, वहां आपके बच्चे की फेलियर की गारंटी 99.99% है। क्रिस्टल क्लियर? ऐसे अभी तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिसको आप प्रॉब्लम कह रहे हो, क्या वो वाकई प्रॉब्लम है? एक बार देख तो ले, और यदि वो वाकई प्रॉब्लम है तो फिर उसको हम दूर कर सकते हैं। बट अगर इसको आप प्रॉब्लम मान रहे हो, आपके बच्चे को फर्स्ट आना ना आना, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ फेलियर, इट्स अ सिस्टम फेलियर। जहां आपका बच्चा फेल नहीं है, यहां आपके पास आपके बच्चे के लिए जगह ही नहीं है, कहीं पर नहीं है वो, और किसी ने भी इसके लिए स्पेस नहीं बनाया है। बस हम सब लोग अपने अपने बच्चे के लिए स्पेस बनाने के लिए लगे हुए हैं। Am I right? चलिए, अभी तो हमने सिस्टम फेलियर का एक पोजीशन देखा कि अभी जो बच्चा अपने करियर के लिए ट्राई कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम टीवी देखने लगते हैं, हम बच्चों पे नहीं जाते हैं, हम अपने आप पे ले लेते हैं। हमें लगे कि यार कुछ ना करना पड़े, बस बैठे के मिल जाए सब कुछ, मतलब हम एज्यूम करते हैं कि ऐश करनी है। मैं जैसे कहीं बैठे ना, कई लोग की ऐश करनी है, हम बोले कि ऐश करना किसको बोलेंगे? कि सब काम अपने आप हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, और हम बस बीच पे जाएं, या फिर हम मतलब मौज मस्ती करें और हवाई यात्राएं करें, और बस हमें घूमना फिरना हो, बैठे बैठे सब हो जाए। हम एक लाइफ को अज्यूम कर लेते हैं कि आप हवाई यात्राएं आपको करनी पड़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 24 घंटे या 48 घंटे जहाज में बिठा दिया जाए, तो उसके बाद आप जहाज में बैठने का नाम दोबारा नहीं लेने वाले हो बहुत दिन तक। नहीं, मतलब हवाई यात्रा भी इसका मतलब ऐश की निशानी नहीं है। चलो बैठ के खाने वाली बात करते हैं। अब आपको मैं कह दूं, डंडा लेके बैठ जाऊं कि ऐसा करना, यहाँ इस बिस्तर से उठ गया ना तो देख लियो, बस उठना नहीं है, बैठे बैठे मिलेगा सब कुछ, बैठे बैठे मिलेगा तुझे, जो चाहिए यहीं बिस्तर पे मिलेगा। कितने दिन तक बिस्तर पे बैठे रह सकते हो? मतलब एक टाइम आएगा उठता जाओगे कि यार नहीं यार मुझे ये छोड़ना है, मुझे बिस्तर नहीं चाहिए। इसका मतलब बैठे बैठे रहना भी ऐश की निशानी नहीं हो गई। अच्छा, पैसा बहुत सारा होना चाहिए, ऐसा हो तो कितना होना चाहिए?
मतलब एक assume कर लेते हैं कि कितना हो पैसा जिसमें अपना काम चल जाए, बताइए कि भाई इतने से कम में काम चलेगा नहीं और इतने से ज़्यादा चाहिए नहीं, अपने बच्चे के लिए परवरिश के लिए कितना चाहिए? हम एक assume मान लें, बस मैं ये मान लेते कि चलता हूँ जो अभी चल रहा है ट्रेंड में, अगर मैं गौतम अडानी या फिर अनिल अंबानी, मुकेश कौन सा है बड़े वाला, जो सा ज़्यादा कमा रहा है उसकी बता रहा हूँ, वो वाला इतना सोचने की जरूरत नहीं। उनके लगभग एक दिन की जो कमाई है वो लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपया है एक दिन का। कोई आदमी एक दिन का 8-10 हजार करोड़ रुपया कमा रहा है, उसको अभी भी नहीं भर रहा है, उसको अभी और चाहिए। मतलब इसका मतलब एनफ इज नॉट एनफ, नहीं, ये तो भरने वाला है नहीं कभी। और अगर पैसा हमारे बच्चों को प्यार दिखाने की निशानी या उनको हम फैसिलिटीज दें कि कौन सी गाड़ी, कैसे मकान में रहना, कैसे कपड़े, ब्रांडेड, ये सब चीज़ें भी अगर बच्चे को प्यार की निशानी हो, तो आई थिंक कि गरीब आदमी तो अपने बच्चे को कभी प्यार कर ही नहीं पाएगा, या फिर गरीब आदमी तो कभी ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल पाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमनगनी में बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं, वो तो क्या पता हंसते हुए भी डरते हों कि कहीं कोई जाहिल ना कह दे, हैं? तो उनको तो फिर सुबह वो हंसने वाला जो गुब्बारा निकालना हो तो पार्क में निकालना पड़ता है, फिर नकली वाली हंसी हंस के करके। डोंट यू फील दैट कि भाई हम खुलकर कब हंस कब जिए हमें भी नहीं मालूम है। सो नौकरी, पैसा, ब्रांड, ये सब भी खुशी की पहचान नहीं है। अच्छा, आप जितना कुछ कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, वो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने आप अज्यूम कर लेता हूं, बट आप कहेंगे नहीं तो मैं मानूंगा नहीं, आप बताइएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप जितनी भी कोशिशें कर रहे हो, आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपके बच्चे को बहुत सारी फैसिलिटीज मिले, आप इसलिए कर रहे हो कि आपका बच्चा खुश रहे। एम आई राइट? एम आई राइट ना? एवरीबॉडी, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। हम हर कोई पेरेंट जो भी, मतलब मैम ने बोला कि हमारा बच्चा आस्तिक नहीं है, तो आस्तिक होके उनका मकसद भी यही है कि उसको जिंदगी में अगर कभी दुख आ जाए तो उसके पास कोई एक बिंदु हो जिसको वो देख सके कि पूरी दुनिया अगर उस वक्त भी उसके खिलाफ हो जाए तो एक परमात्मा उसके साथ है, उसको ये फीलिंग रहे। तो मैं ये मान के चला कि हम सब लोग जो भी अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट गोल, जो लास्ट गोल है, वो हैप्पीनेस है। गॉट इट? चलिए, नंबर भी हैप्पीनेस के लिए चाहिए आपको, जिद भी अगर बच्चा छुड़वानी है तो वो भी हैप्पीनेस के लिए, कि कहीं को रिश्ते में अगर ऐसे जिद करने बैठ गया या सड़क पे जिद कर ली तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारा बच्चा जिद ना करे। थोड़ा पंक्चुअल रहे, वो भी हम चाहते हैं कि भाई क्योंकि पंक्चुअल रहेगा तो किसी जॉब में जाएगा तो कल को उसको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। और जो भी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। क्लियर? यानी एंड गोल हम सबका अपने बच्चे के लिए खुशी है। अच्छा, खुशी कैसे मिलती है ना, अभी वहीं आ जाते, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको हमारे हर बच्चे के लिए हमको चाहिए ना कुछ। खुशी कैसे मिलती है? आपको खुशी कब कब मिलती है? कपड़े पहनोगे तो जैसे ही टैग टूटा, कपड़ा पहना, सेकंड हैंड हो गया, खुशी गई छूमंतर। जब तक वो नया रखा है तब तक खुशी है, मतलब दिख रहा है कि अभी हमारे पास नया कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा है, पहनते ही गया। गाड़ी आई, जब तक उस पर वो रिबन लगा है तब तक वो नई है, जब तक सीट पे पॉलिथीन है तब तक नई है, और घर में आते ही सेकंड हैंड हो गई। हर चीज जो नई लेकर के आए, वो आते ही जैसे ही यूज की, उससे जुड़ी खुशी खत्म, अब हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ जी, हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, 2-4 प्लॉट हैं, वो बेचने हैं, हमें बड़ी टेंशन हो रखी है कि ये बिक जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए काम, और जैसे ही वो बिकते ही उनका पैसा अकाउंट में या जेब में या घर पे आया, आते ही खुशी मिली, मिलते ही खत्म, फिर हमें अगले प्लॉट्स की चिंता हो गई। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? जिस भी चीज में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, जिस भी चीज में ढूंढ रहे हैं, वो खुशी एक मोमेंट के लिए आई और छूमंतर हो गई। इट डिड नॉट लास्ट लॉन्गर। और ये खुशी कौन ले सकता है? अगर धीरूभाई अंबानी के औलाद को या अडानी को अगर ये खुशी उससे मिलती पैसे से, तो वो ढेर सारा कमा के खुश हो चुका होता, लेकिन उसे और चाहिए। अगर किसी पॉलिटिशियन को किसी पोजीशन पर बैठ करके, उस सत्ता पर बैठ करके
मिल जाती तो एक बंदा जो एक बार प्रधानमंत्री बन जाए उसे दोबारा फिर बनना है, उसको तीसरी बार फिर बनना है, उसको बनते जाना है। उसको नहीं मिल रही है खुशी, उसमें वो उसका पूरा नहीं पट रहा है, तो किससे मिलने वाली है? हमारी एज अ पेरेंट क्या ये ड्यूटी नहीं बनती कि हम ढूंढें कि अपनी खुशी किधर को मिलने वाली है और बच्चे की खुशी किधर को मिलने वाली? नहीं, खुशी चाहिए ना, और वो अपने में से किसी के पास नहीं, मान लो हमें मान के चलें, तो लेट अस स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट और एक डिबेट चालू की जाए कि लेट्स वर्क फॉर द हैप्पीनेस। तो ढूंढिए कहां मिलेगी खुशी, कहां कहां मिल सकती है। जस्ट स्टार्ट हो जाइए, बोलना शुरू कीजिए। नींद आने लगी मुझे लगता है, बोर हो गए? बताइए बताइए, कुछ तो बोलिए। देखिए आप कुछ बोलेंगे, मैं फिर निकाल के लाऊंगा खजाने से, खुशी निकाल के लाऊंगा। जिस लेवल पे आप सेटिस्फाई हो गए, सेटिस्फैक्शन एक खुशी का एक पैमाना है जी। कोई एनीबॉडी एल्स? अरे बोलिए। जब कोई प्रेज करता है, अवार्ड मिलता है, कहीं पे हमारे को फेलिसिटेट किया जाता है तो हमें को खुशी मिलती है। जब हमें कोई अपने अकॉर्डिंग काम करने दे तो खुशी मिलती है। दबाए हुए प्राणी का दुख। मीन्स हम देखिए, बेसिकली हम जहां पर हमें कोई चीज की डेफिशिएंसी लगेगी, हमें वो चीज पूरी करने में खुशी मिलेगी ऐसा लगता है। बट खुशी के लिए हम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं और हमें नहीं मिल रही। हमें उसकी जड़ तक जाना है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूं खुशी किससे मिलती है। आप में से जो लेडीज सेक्शन की बात कर रहा हूं, जेंट्स में भी कोई होगा तो बता देना। खाना कौन कौन बनाता है? हाथ खड़ा करिए। जेंट्स में भी बनाता कोई? ठीक। अच्छा, खाना जब आप बना लेते हैं, बनाने के बाद जब सबका खाना हो जाए, मतलब बन जाए, और घर का हर व्यक्ति खाना खा ले, तो एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि हमने कुछ काम कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है इसमें नहीं आती है। अगर खाना खा लें, उसके बाद जो उनके झूठे बर्तन है वो भी साफ हो जाएं और किचन में जो दाग लगे हैं वो भी साफ हो जाए, तब फीलिंग आती है कि हाँ पूरा हुआ। साथ साथ खाने की प्रेज भी हो जाए कि भाई आज तो खाना बड़ा बढ़िया मिला। चलिए, अपना काम कंप्लीशन की जो फीलिंग है उसको आपने कभी ऐसे इमेजिन करके ऑब्जर्व किया है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठ करके कोई पेपर वर्क है, या जब आप कोई टास्क आपको मिला है वो टास्क आपने कंप्लीट किया है, या फिर आप अपने घर में ही अपना ही घर का कोई काम कर रहे हो या बच्चे का होमवर्क ही करवा रहे हो, तो जब वो कंप्लीट होता है तो एक अलग किस्म की सेटिस्फेक्शन का लेवल आता है। और एक मोमेंट के लिए हम उस मोमेंट में ठहर जाना चाहते हैं कि अब 1 मिनट रुक जा, कोई काम आ भी जाए तो उसको बोलेंगे रुक अभी 2 मिनट, अभी इस फीलिंग को मुझे लेने दो। एक्चुअली साइंस हैज प्रूवन कि जो काम हमने शुरू किया था, जब वो कंप्लीट होता है तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन के बारे में आप ढूंढिएगा। डोपामिन इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली। यानी अब आपको अगर अगली बार जब कुछ करना हो अपने बच्चे के लिए तो देखो डोपामिन कहां से आ रहा है। डोपामिन सोर्स है हैप्पीनेस का। अब डोपामिन रिलीज कैसे होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी हम कोई काम कंप्लीट करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। अब इसका
नुकसान क्या है? देखो, इसका नुकसान ये है कि आपके बच्चे ने बाय चांस या आपने कोई ओटीटी पे कोई सीरीज चालू कर ली, अगर वो एपिसोड खत्म होने से पहले कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो अंदर से गुस्सा आएगा कि बीच में टोक रहे हैं, बीच में उठ के जाना पड़ रहा है। आपने, ये एपिसोड की बात है या मूवी की बात है, और मूवी कितनी बेकार लग रही हो लेकिन सेटिस्फेक्शन कंप्लीट द एंड देखने के बाद ही आएगा। एंड मतलब आपके जीवन के कोई भी काम को आपने शुरू किया है, जब तक आप उसका क्लाइमैक्स नहीं देख लोगे तब तक आपको डोपामिन रिलीज का फीलिंग नहीं आएगा, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला। तो मूवी आपने शुरू किया या ओटीटी पे सीरीज चालू की, तो पूरी सीरीज देखने तक चैन नहीं पड़ने वाला है आपको। आपने खेलना शुरू किया या खेल देखना शुरू किया अभी, तो भी आपको एंड तक चैन नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, स्कूल में अपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया और एक दिमाग में इमेजिन कर लिया कि इस स्कूल में दाखिले के बाद मेरे बच्चे को ये अचीवमेंट मिलेगी, अगर वो अचीवमेंट ना मिले तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा, लास्ट नहीं मिलेगा। फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है, स्पेशली जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, परोपकार या परमार्थ जब हम करते हैं, जब किसी और व्यक्ति के लिए जब भी हम कुछ भी करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज, कंप्लीशन ऑफ द टास्क और दूसरों की सेवा, नेचर के साथ कनेक्शन, इन सब से डोपामिन रिलीज होता है। इसीलिए आपका बच्चा जब कभी मोबाइल में लगता है गेम खेलने और खेलते खेलते आधा घंटा हो जाए और उसके वो पॉइंट ना बने, उसने सोच लिया कि 1 लाख पॉइंट तक जाना है और वो ना जाए, तो फिर मम्मा को बोलेगा, मम्मा बस 15 मिनट और, बस 5 मिनट और। ही इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट के जब उसे वो सेटिस्फेक्शन लेवल फील हो। और क्योंकि वो पूरा हो नहीं रहा है, गेम तो कभी पूरी होगी नहीं, वो तो उसके लेवल तो बढ़ते ही जाएंगे, इसलिए उसे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, इसलिए बार बार वो उस चीज के ऊपर आएगा। सो हमें अगर उस बच्चे का उस मोबाइल से अटैच होने के बाद उसे जो उसको महसूस होने, जो उसकी प्रतिक्रिया है या जो उसके अंदर चल रहा है, जो उसे मिल रहा है उस मोबाइल से, यदि उसे कुछ ऐसा नहीं दिया गया जो उसकी पूर्ति करता हो, तो आपका बच्चा मोबाइल एडिक्शन से दूर कभी नहीं जा पाएगा। जैसे कोई दूसरा पेरेंटिंग कोच होगा ना, वो आपको गाइड करेगा, बच्चे को समझाएं, बच्चे की लिमिट तय करें, उसे आधा घंटा ही देखने दें या 15 मिनट देखने दें। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जब तक वो चीज का अल्टरनेट आपके पास नहीं होगा, आपका बच्चा गेम से, मोबाइल से, टीवी से, कार्टून से दूर नहीं होने वाला है। सो ये किसकी ड्यूटी है ये पता करना कि उसका डोपामिन कहां रिलीज होगा? टीचर की, पेरेंट की या बच्चे की? मतलब किसी की भी हो, बच्चे की नहीं है, टीचर की भी हो सकती है, अपनी सोसाइटी की भी ड्यूटी लगा सकते हैं अपन, अपने गांव की भी लगा सकते हैं, सरपंच साहब की भी लगा सकते हैं, एमएलए की भी किसी की भी लगा दो। कहने का मतलब है कि बच्चे की नहीं है वो ड्यूटी, ये क्लियर है। एम आई राइट? हम सभी एक बिंदु पर हैं। देखिए, प्रिंसिपल रूप में जब हम बात करेंगे तो वो सबके लिए लागू होगी, इसलिए ऐसा कोई नियम हम लोग नहीं लेकर के आएंगे जो सिर्फ आपके बच्चे को तो हेल्प करता हो और इनके ना करता हो। सो ये तो हो गया मोबाइल पे गेम होने का। अब आ गया हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या दुनिया में सारे कलर एक जैसे हैं? नहीं। कलर्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर करें, जितने कलर्स पॉसिबल हैं, जैसे ब्लू की भी अगर शेड्स लेना, बिल्कुल हल्के से लेकर और डार्क तक करते चले जाएं और हल्का हल्का उसमें वेवलेंथ में चेंज करते चले जाएं, तो अनलिमिटेड ब्लू कलर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेड्स ऑफ ब्लू कलर हो सकती हैं। इसी तरह से अनलिमिटेड शेड्स ऑफ ग्रीन कलर, मतलब सभी कलर्स की अनलिमिटेड शेड हो सकती हैं। और अब इन कलर्स को मिलाकर के एक नया कलर बनता हो तो उसकी भी अनलिमिटेड हो सकती हैं।
सेम इज द केस विद द ह्यूमन ब्रेन। हम सब बैठे हैं, सबके चेहरे अलग अलग, सबकी स्किन की टोन अलग अलग, सबकी आवाज अलग अलग, सबके दिमाग अलग अलग, सबके बिल्कुल 100% अलग। मतलब हम लोग एक दूसरे से अगर आइडेंटिकल भी हैं तो भी हम आइडेंटिकल नहीं हैं। सिमिलर दिख सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं हो सकते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते। तो हम ये मानकर चले कि दुनिया में जितने भी बच्चे या इंसान पैदा हुए वो सब एक दूसरे से अलग हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अगर हम सब अलग हैं तो अब बताइए हम में से बेस्ट कौन? हम सब अलग हैं, तो जब हम सब अलग हैं तो बेस्ट होने का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नहीं समझे? अगर हम इंसानों के बीच में किसी को भी बेस्ट साबित करने की अगर कोई प्रणाली है, कोई सिस्टम है, सबसे पहले तो वो सिस्टम ही गलत। और वो सिस्टम आपके बच्चे पर स्कूल ने लादा हो या सरकार ने लादा हो, उसको अलाउ तो माँ बाप नहीं किया है। आपके बच्चे पर वो सिस्टम लादने के लिए उसकी परमिशन तो आपने दी ना, इसीलिए तो आप उनके हिसाब से चलते हो। आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या अच्छा लगता है, कैसे टीचर से पढ़ेगा, कैसे माहौल में रह के पढ़ेगा, आप डिसाइड नहीं करते हो। आपका बच्चा डिसाइड नहीं करता है, वो स्कूल डिसाइड करता है। और क्या पढ़ेगा ये भी आपके बच्चे को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये नहीं। अच्छा, ये हम मान गए कि प्रत्येक बच्चा, अब हम इंसान से हट जाते हैं, अब हम बच्चे पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा तो होना था जो हो गया है ना। हम ये मान के चलते हैं कि अपना तो जो होना था हो गया, अभी कम से कम बच्चों को तो रास्ता मिले। क्या हुआ जी? वही अपन रोज कहते ही अपन यही बात। तो अब बच्चों के लिए सारी ट्राई है, बच्चे सबके अलग अलग हैं, अलग बच्चों को अलग माहौल, अलग अपॉर्चुनिटी, अलग तरीके का इनपुट मिलना चाहिए कि सबको बराबर मिलना चाहिए? भाई देखो, आपके घर में सामान रखा है, कागज है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, लकड़ी है, लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है। आप सबको घर में पड़े हुए कबाड़ का बेस्ट ऑप्टिमम इस्तेमाल पता है कि अगर टेबल की एक टांग छोटी बड़ी हो गई है तो उसके नीचे क्या रखना चाहिए आपको एग्जैक्ट मालूम है कि उन आइटमों में से कौन सा आइटम लेकर के आना है। आपको वो चीज कहां पर रखनी है घर में सब मालूम है, कब देना है, किसको देना है, घर में कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, जब जिस चीज की जरूरत है आपको सब पता है। लेकिन आपके बच्चे का समाज में क्या इस्तेमाल है किसी को नहीं पता। मतलब मैं तो इसको प्रैक्टिकली ये कहूंगा कि हमें कबाड़ का पता है क्या करना है, बच्चे का क्या करना है ये नहीं पता। मतलब हमारे बच्चे की जो हालत है वो क्या है, कबाड़ से भी बदतर है। नहीं मतलब आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं क्या? और ये आपके बच्चे का करना क्या है, ये आपके स्कूल का टीचर नहीं बता रहा, ये आपका कोई नेता नहीं बता रहा, कोई अधिकारी नहीं बता रहा, और आपको सिखाया नहीं गया बच्चा पैदा करने से पहले। नहीं, बच्चा कैसे पालना है। देखो हमारे यहां पर भारत में पशु अनुसंधान केंद्र है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पर आपको गायें पालना सिखाते हैं, मछली पालना सिखाते हैं, कुत्ते पालना सिखाते हैं, घोड़े पालना सिखाते हैं, सुअर पालना भी सिखाते हैं। आदमी का बच्चा कैसे पालना है कोई नहीं सिखाता है ना। कमाल की बात, आदमी के बच्चे की परवरिश कैसे होती है इस पर चर्चा जीरो। हर चीज के इस्तेमाल का पता है, लेकिन अपने बच्चे का इस्तेमाल समाज के लिए क्या करना है नहीं मालूम। वो कोई और तय करेगा। एक आदमी आएगा, वो कोई टेस्ट लेगा और वो टेस्ट लेके बताएगा कि आपका बच्चा किसी लायक है। अरे
जिस बच्चे के जन्म पर सारा परिवार खुशी खुशी नाचा था, सब परिवार को इकट्ठा किया जिसने, जिसको परमात्मा का रूप कहा, जिसको परमात्मा का आशीर्वाद कहा, जिसको परमात्मा का उपहार, उसकी गिफ्ट कहा, जो हमको पूरा करता हो, जिसके बारे में बचपन से यह देखा गया कि यार हमसे तेज दिमाग है इसका, सब कुछ सीख रहा है, वो बच्चा धीरे 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 डफर कैसे हो गया भाई? बचपन में तो नहीं था ना वो। अभी गोदी में एक बच्चा था छोटा सा, कितने साल का ये है? 4 साल का है। अब इसके माँ बाप से लिस्ट लगा के बोलो कि इस बच्चे के अंदर कमियां गिना दो, एक कमी नहीं बता पाएंगे इसके माँ बाप इस बच्चे में। जब उस बच्चे में 4 साल की उम्र में कोई कमी नहीं है, 3 साल की उम्र में कोई कमी नहीं है, तो स्कूल की मैडम बताना चालू करेगी कि उसमें कमियां क्या क्या है? नहीं, सिस्टम बताएगा। अरे आपने तो 100% प्योर परमात्मा का रूप पैदा किया था ना, वो वैसा क्यों नहीं रखा आपने भाई? उसको दुनिया के हिसाब से, मतलब आप क्या कह रहे हो? आप उस बच्चे को ये कह रहे हो, पता है आप क्या कह रहे हो? स्पंज देखा आपने? स्पंज 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 होता था, हम लोग देखते थे ना बचपन में, तो कहीं शाही गिर जाती थी तो उसको चूस के फिर बोतल में वापस डाला करते थे, तो उस शाही चूस बोलते थे हम उसे बचपन में। तो मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था, मैंने कहा मैं किताब लिख रहा था पेरेंटिंग के ऊपर, तो एकदम से मेरे दिमाग में उस शाही चूस का, उस स्पंज का और उस बच्चे का कंपैरिजन आया सामने कि ब्लू कलर की शाही थी तो ब्लू कलर की शाही उसने इधर उधर दी, उधर ब्लैक कलर की भी गिर गई थी तो मैंने वो पानी में धोया और ब्लैक कलर लगा, वो ब्लैक कलर भी उसने चूस लिया वैसे ही। तो मेरे दिमाग में तो जोन सा कलर इसको देंगे वो तो वही चूस लेगा। अभी मैं इस स्पंज को बोलूँगा कि देखो स्पंज बेटा, तुझे मैं बता रहा हूँ, तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर लिया मैंने, हमको ये फैसिलिटी मिल जाती ना तो हम पता नहीं क्या कर देते, तुम्हारे लिए ही शहर में आए हैं। और स्पंज बेटा मैं तुझे बता रहा हूँ, ब्लू कलर अच्छा होता है, सिर्फ ये चूसना है, और रेड कलर का तो खतरनाक है, ये गंदी चीज़ें हैं समाज में ना, ये तुझे चूसनी नहीं है। इज इट पॉसिबल कि वो स्पंज उसे ना चूसे? आवर चाइल्ड इज लाइक अ स्पंज, उसको जो मिलेगा उसने एब्जॉर्ब करना है, जो भी मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते उसको कि तुम ये सीखो और ये ना सीखो, कह ही नहीं सकते हो, वो उसके बस की बात नहीं है भाई, आपके भी बस की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके भी बस की बात नहीं है। आप गांव से शहर में कितने लोग शिफ्ट हुए हैं? मैं बता रहा हूं, बताइए, हाथ खड़ा करिए आप में से। ये जो लोग गांव से शहर में शिफ्ट हुए ना, ये आपके बस की बात नहीं है। आपको बकायदा एकता कपूर ने मोटिवेट किया है। आपको बकायदा वो इनपुट डाला गया है टीवी के माध्यम से कि ऐसी ऐसी सोसाइटीज में रहना होता है, ऐसे ऐसे फंक्शंस अटेंड करने होते हैं, करवा चौथ पे ये ड्रामा करना होता है, पति आए तो ऐसे छलनी देखनी होती है। आपको क्या पता था भला? हमारी दादी को तो नहीं पता था भैया छलनी का क्या रोल है, उसको तो आटा ही छानना आता था उससे, है? नहीं समझे आप बात? आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो देख रहा है वो बदल रहा है, उसे जीना कैसे है वो आप बता रहे। देखो, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड assumes someone his hero of his or her life। हम लोग देखते थे ना हमारे टाइम में ना, हमारी बुआ जो हमसे थोड़ी उम्र में जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारी जो बुआ लगती थी, कोई चाची लगती थी, उनकी अलमारियों के अंदर हीरोइनों के फोटो चिपके होते थे। आपने भी देखे होंगे वो सीन ना, है ना? और जो लड़के थे वो हीरोज की फोटो काट करके लगाते थे अपनी कॉपियों के अंदर या चिपकाया करते थे। मतलब हम अपना हीरो चूज करते हैं। आप कभी कोई फिल्म देखते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं आपका जीवन किस मोड पर है। आप शादी होने वाली है, हो चुकी है, बच्चा होने वाला है, हो चुका है, बच्चा 4th क्लास में है कि 14वीं क्लास में है, मतलब ग्रेजुएशन में है, या अभी आपका फैमिली किस हाल में है। अगर टीवी के अंदर उसी तरह की कोई मूवी या फिल्म या सीरियल आ जाए तो आप अचानक से अपने आप को वहां रख लेते हो। मतलब आप
उस फिल्म के किरदार बन जाते हो, और देन यू ट्राई टू बेसिकली इमिटेट कि जो वो कर रहा है अपन को भी ऐसे ही करना है। पति से ऐसे ही सवाल करने हैं, बेटे को ऐसे ही समझाना है, परिवार में सास तो सारी डायन होती हैं, ननद सारी षड्यंत्रकारी होती हैं, जेठानी देवरानी तो चुड़ैल होती हैं। ये सब हमें टीवी ने बताया ना? नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल नाम की कोई चीज अपने समाज में एक्सेप्टेड नहीं थी, बट एकता कपूर ने बताया कि किसी का पति किसी के वहां जाता है, डीएनए किसी का है, बच्चा किसी का है, अफेयर किसी के साथ है, हो कुछ हो रहा है, डिसाइड कुछ हो, पता नहीं क्या हो किसका क्या है। और उस कंफ्यूजन में औरतें फटाफट टाइम पा कि भाई अभी तुलसी आने वाली है, जल्दी से काम खत्म कर लो। मेरा आने वाला। देना, पानी देना जी। मतलब हमने अपना एक हीरो अज्यूम किया और हमने अपने जीवन को उसके पीछे लगा दिया। वो जो भी कर रहा है, वो जो भी डिसाइड कर रहा है, हमारी जीवन को वो तय कर रहा है। कमाल की बात है कि हमको हमारे लिए क्या करना है हमको नहीं मालूम है, अपने बच्चे के लिए क्या करना है वो भी नहीं मालूम है ना? याद है आपको, हम स्कूल में जाया करते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स स्कूल के टीचर को बोला करते थे, हमने तो जी बच्चा आपको सौंप दिया है, इसका चाहे आप कैसे भी करो, चाहे मारो काटो पीटो कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा बोलते थे ना? अगर गुरु परफेक्ट नहीं है, अगर गुरु उस लेवल का नहीं है कि संपूर्ण समर्पण किया जा सके अपने बच्चे का, तो वो आपके बच्चे को बर्बाद करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है कि नहीं है? और गुरु तो है ही नहीं, आजकल तो सैलरीड पर्सन है। आजकल तो जो सरकारी स्कूल है वहाँ तो वेतनभोगी हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है वो कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं, उनको कोचिंग वाला आदमी चाहिए। मतलब गुरु तो है ही नहीं। आपके वाला गुरु उसके वाला गुरु नहीं हो सकता, तो आपके जीवन को दिशा कौन दिखाएगा और आपके बच्चे को दिशा कौन दिखाएगा? बिगेस्ट क्वेश्चन। पहली बात हो गई कि आप ड्राइव किए जा रहे हो तो आपका बच्चा भी ड्राइव किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक बच्चा आया, एक पेरेंट आए कि जी हमारा बच्चा कि हमको काउंसलिंग करवानी है आपसे, और बताइए हमको इसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने उसकी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। अगर आपका बच्चा 15 साल का है या 10 साल का है, तो पैदा होने से लेकर उसने 15 साल तक कैसी जिंदगी जी है, और वो क्या चाहता है और क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, कैसे याद होता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब कुछ मैं आपसे बिना पूछे बताऊंगा। अगर वो 100% करेक्ट है तो हम उसके आगे के लिए उसकी हैप्पीनेस पे बात करेंगे। अगर मैं उसे समझ नहीं पाया तो मैं नहीं बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। यानी जो आप 15 साल से देख रहे हो उसके बारे में, अगर वो मेरी एक रिपोर्ट बताती है उसके बारे में सब कुछ, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ उसके बारे में। अगर मैं उसका भविष्य जानता हूँ तो मुझे ये भी मालूम है कि फ्यूचर में उसको कौन सी चीज़ देंगे तो वो किधर जाएगा। सो मैंने उस बच्चे के बारे में बोला कि ये बच्चा जो है, चलो अच्छी बात है, ये कम से कम वीडियो गेम तो नहीं खेलता होगा। मैं बताता हूं आपको कौन सा बच्चा वीडियो गेम ज़्यादा खेलता है। जस्ट एक वैसे हिंट दे रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके वाला बच्चा क्यों खेलता है। आपको क्यों पता चलेगा तो आप उसको समाधान कर पाएंगे। यदि आप में से किसी का बच्चा ऐसा है जो रोटी खाने से पहले रोटी की शक्ल देखता है, हाथ खड़ा करो। क्या मम्मी कैसी दाल बनाई है, क्या शक्ल है रोटी की? ये 7-8 लोग हैं, ठीक है ना, जिनका बच्चा रोटी खाने से पहले उसकी शक्ल देख रहा है, सब्जी खाने से पहले शक्ल देख रहा है। और तो और कहीं ढाबे पे जाके खाना खाना है तो ढाबे पे भी खाना कैसा बना है वो नहीं देखेगा, आसपास कुर्सियां कितनी साफ हैं, वो कितना कैसा है वो देखेगा।
वही बच्चा देखेगा कि कपड़े कैसे पहने हुए हैं सामने वाले ने, वही देखेगा कि बाल कैसे हैं, ठीक से सेट हैं कि नहीं है, वो सब कुछ ऐसे मतलब उसकी आंखें हमेशा ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रही हैं। तो उसकी आंखों को कुछ चाहिए, उसकी आंखों को भूख है किसी चीज की, नहीं समझे? और जिसकी आंखों को भूख है वो बच्चा कार्टून बहुत देखेगा। वही बच्चा जिन्होंने हाथ खड़ा किया था उनका बच्चा कार्टून्स के पीछे पागल रहेगा, कॉमिक्स के पीछे पागल रहेगा, तस्वीरों के पीछे पागल रहेगा, मूवीज के पीछे पागल रहेगा, वीडियो गेम के पीछे, मोबाइल गेम के पीछे पागल रहेगा। उनका वो बच्चा अगर वो भूख, जो डोपामिन मैंने बोला ना, वो डोपामिन अगर कुछ और नहीं दिया हुआ है रिलीज करने के लिए तो वो यहां से रिलीज कर रहा है। अब जो बाकी का बच्चा बच गया, वो भाई जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, वो कौन कौन हाथ खड़े करना अब करना, कौन कौन है जिनके वाला ऐसा नहीं है? अब ये वाले बच्चे भी तो खेलते हैं गेम, गेम तो इनके वाले भी खेल रहे हैं मतलब वो पैदाइशी हैं, खेलेंगे, लेकिन ये वाले पैदाइशी नहीं है। क्यों नहीं है वो बता रहा हूं। अब मैंने जब उस मदर को बोला कि चलो अच्छी बात है कि आपका बच्चा कम से कम गेम वेम में तो टाइम नहीं वेस्ट करता, तो बोलते कि नहीं नहीं ये तो बहुत खेलता है। मैंने बुला करके उससे बात करी। मैंने कहा बच्चा बताओ। अब मैं उस बात की तह तक जा रहा हूँ। बात करते 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 एंड ऑफ दी जो कन्वर्सेशन है वो क्या निकल के आता है, सर चक्कर क्या है जी, मेरे हैं 4 फ्रेंड क्लास में, ये 7th क्लास का बच्चा बता रहा है, मेरे जी 4 फ्रेंड हैं, मैं जाके उनके पास बैठता हूँ, वो चारों गेम की बात करते हुए नजर आते हैं, मैं गेम नहीं खेलता, मेरे पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं, मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ, तो मुझे उनकी बात में शामिल होने के लिए घर आके गेम खेलनी पड़ रही है, क्योंकि उसे अपनी जगह समाज में चाहिए उसकी। भाई वो अपन ने ध्यान है आपको, पहले गांव में क्या होता था, जो गांव से आए ना उनको मालूम है, पूरे गांव में 1-2 टेलीविजन हुआ करते थे, रात को फिल्म आती थी, तो जिसमें रात को जागने की गुंजाइश थी वो रात को फिल्म देखा करते थे, और सुबह फिल्म एक्सप्लेन करते थे, उसने उसको ऐसे मारा, वो उसको उठा के ले गया, वो पूरी कहानी ऐसे एक्सप्लेन करते थे जैसे फिल्म सामने चल रही हो, और फिर एक आधा बच्चा बीच ना 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 उसने ऐसे नहीं कहा था, उसने ऐसे कहा था, वो ऐसे अपनी अपनी फिर क्या की, मेरे को भी पता है भाई, मैंने भी देखी। ही वांट समथिंग कि मैं हूं, मेरा हर व्यक्ति, आप देखो ना, आप हमेशा इस बात के चक्कर में रहोगे, लेडीज की स्पेशल बता रहा हूं मैं, लेडीज को हमेशा रहेगा कि जैसे उन्होंने बताया अभी ना कि खाने की तारीफ हो जाए तो क्या दिक्कत है भाई, सामने वाला अगर बोल दे तो, अगर हमने इतनी मुश्किल से वहां से जाके 50 सूटों में तो 60 के सूट लेकर के आई, 20 टेलर ढूंढे, उसके बाद उस टेलर से मैंने डिजाइन सेट कराया, और भाई पहन के मैंने देखा, और वो देख के एक तरफ हाँ ठीक है, शी वांट्स कि यार एक बार नजर भर के देख करके बोलो कि बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे क्या होता है, हमें समाज में, घर में अपनी एक पोजीशन फील होती है कि हम हैं। एवरीबॉडी, जो आदमी है ना वो बाहर घूमता रहता है, औरत घर से बाहर अगर नहीं जाएगी तो उसे लगेगा कि मेरा तो वही दुनिया है, वही लोग ऑब्जर्व कर ले, हो जाता है काम अपना, कोई फालतू टेंशन, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो अब वो जो बच्चा है उसको भी अपनी पोजीशन समाज में चाहिए, तो जो उसके क्लासमेट्स हैं, जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसकी उम्र के बच्चे हैं, वो जैसी बातें कर रहे हैं उसको भी वैसी वैसी बातें करना उसकी मजबूरी है एक तरह से, आप ये समझो। तो आपके बच्चे के लिए, जो बाकी के बच्चों ने जिन्होंने शुरू में हाथ नहीं खड़ा किया था पेरेंट्स ने, उनके बच्चों के लिए वो गेम देखना, वो कार्टून्स देखना, वो फिल्में देखना मजबूरी है, क्योंकि कल को उनको पीयर ग्रुप में जाके शामिल होना है। क्योंकि वो जो बच्चे जिन्होंने हाथ खड़े किए थे ना, जिन्होंने शुरू में हाथ खड़े किए थे, उनके बच्चों का विजुअल इंटेलिजेंस हाई है। विजुअल इंटेलिजेंस जिनका हाई होता है वो तगड़े रट्टेबाज भी होते हैं। रट्टेबाज होते हैं तो उनको सारे प्रश्न भी आते होते हैं, प्रश्न आते होते हैं तो मैडम उनकी तारीफ भी करती है। तो जो दूसरे वाले वो सोचते हैं शायद वो इस फिल्में देखते हैं इसलिए इंटेलिजेंट हैं, शायद वो वीडियो गेम खेलते हैं इसलिए, जबकि वो पैदाइशी उनकी इंटेलिजेंस का लिंक कहीं और है। लेकिन वो जो आदमी वो ढूंढ रहा है अपनी पोजीशन कि मेरी भी तारीफ मैडम क्यों नहीं करती है, मैं भी फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा हूं, मुझे भी याद क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं भी उसी के रास्ते पे चल के देख लेता हूं यार। सो ही ट्राइज एवरीथिंग, वो हर वो चीज ट्राई करना चाहता है जो उससे दूसरे वाला कर रहा है, जिसकी तारीफ हो रही है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा ठीक रास्ते पर चले तो आपकी मजबूरी हो गई कि उनके वाले बच्चे सुधारने पड़ेंगे पहले क्योंकि आपका बच्चा प्रॉब्लम नहीं है,
आपके बच्चे की, जिन्होंने बाद में हाथ खड़ा किया था, आपके वाले बच्चों का प्रॉब्लम टीवी मोबाइल गेम नहीं है, आपके बच्चों के प्रॉब्लम उनके वाले बच्चे हैं। तो उन पेरेंट्स के साथ बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, यार हम कैसे छुड़ाएं। अब उनके वाले को छुड़ाना है तो कैसे छुड़ा सकते हैं? उसकी आंखों की भूख है, वो कैसे दूर होगी? वो केवल रंगों से दूर होगी। उसको रंग पकड़ा दो, वो रंगों में डूब जाए, वो भूल जाएगा टीवी को, मोबाइल को, सब कुछ चीज़ों को भूल जाएगा। जब उसको रंगों में डूब गया तो डोपामिन भी खूब रिलीज होगा, आपको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, फोन भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, मोबाइल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। 18 साल का है मेरा बेटा ना, उसके पास आज भी फ़ोन नहीं है टच वाला। अभी तो 18 से, अब तो कॉलेज में चला गया, आज भी नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कोरोना के टाइम में जब सारा होमवर्क मोबाइल पे आता था तो मैं उसे बोलता था फेल हो जा, बहुत बढ़िया है। सारे पेरेंट, सारी दुनिया के पेरेंट सारे कंपटीशन में लगे पड़े हैं, सबने तैयारी कर रखी है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आएगा तो यहाँ दाखिला कराएंगे, सेकंड आएगा तो यहाँ, 1 लाख रैंक आएगा तो यहाँ कराएंगे, 2 लाख आएगा तो यहाँ, 20,000 आएगा तो यहाँ। किसी भी माँ बाप ने तैयारी नहीं कर रखी कि फेल होएगा तो क्या करना है, मैंने कर रखी है, तू टेंशन मत ले। हम फेलियर की तो तैयारी नहीं करते ना, कि अगर बच्चा फेल हो जाए तो, अगर वो रिलेशन में फेल हो जाए, अगर वो समाज में किसी पॉइंट पर फेल हो जाए, अगर वो काम में फेल हो जाए, अगर क्लास में फेल हो जाए, उसकी तो आपके पास, हमारे पास तैयारी नहीं है, समाज के पास। हम तो रेस की तैयारी तो कर रहे हैं, पिछड़ने के बाद की तैयारी नहीं है। अब कितना सारा लंबा टॉपिक है ये। आज का जो सेशन है, हमने ये प्लान किया था कि हम माँ बाप से बात करके देख लेते हैं, अमन गनी के पेरेंट्स से। यदि यहाँ के पेरेंट को के साथ हमारी रैपो बनती है, यदि यहाँ के पेरेंट को ये लगता है कि उनके बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च करना ठीक रहेगा, और लॉन्ग रन में हम, अगर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यदि आपके बच्चे को जांच करके ये बता दिया जाए कि आपके बच्चे का रियल हैप्पीनेस कहाँ है। देखो, किसी को दौड़ के मजा आता है, किसी को बैठे रहने में। क्लास में होते थे ना, आधी छुट्टी में सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक बैठा अपने बस्ते पे, उसको बोल रहे हैं तू खेल लेना, कहते ना मैं यहीं ठीक हूं, अपने को यहीं आनंद है। कोई लोगों से बात करना चाहता है, मेला लगा है कहीं पर, मेले में कुछ नहीं है काम का, धूल उठ रही है बुरी तरह से, लोग चाय 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 डीजे बज रहे पागलों की तरह, बट किसी को वहां जाना है रोज सज के संवर के, उसको 2 दिन भी दिखा लो, 3 दिन दिखा लो। और एक दूसरा बच्चा वो कह रहे आप लोग जाओ, मेरा मन नहीं है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। किसी को लोगों के बीच आनंद है, किसी को अकेला रहने में, किसी को बहुत बोलने में मजा आ रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, किसी के चुप रहने में डोपामिन रिलीज हो रहा है, किसी को पब्लिक डीलिंग में मजा आ रहा है, किसी को पब्लिक डीलिंग में कोई आनंद नहीं आ रहा। कोई रंगों में खुश है, कोई संगीत में खुश है, कोई डांस में खुश है, कोई खेत में खुश है, कोई डंगरों के बीच खुश है। आप डीसी बन गए, कलेक्टर बन गए, यहाँ इतनी बढ़िया सोसाइटी के अंदर ले आए और अपने पेरेंट्स को दोनों को ले आए, और 15 दिन के बाद वो कहेंगे भाई बेटा दम घुटता है यहाँ पे ना, घर जाने दो, गाँव में जाने दो। नहीं, तुम्हारी ये फैसिलिटीज किसी काम की नहीं है, क्योंकि डोपामिन वहां से रिलीज नहीं हो रहा है भाई, वहीं होगा। वो किसी आदमी को जिस तरह से पैदा किया है परमात्मा ने, उसका डिजाइन, त्रिलोक भाई साहब कह रहे थे ना कि वो कोरा कागज होता है, उसमें मैं ऐड करता हूं 2 बात, काट नहीं रहा हूं, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना मां के पेट में सीखा था, ऐसा कहा जाता है। चाहे कहानी हो चाहे हकीकत हो, लेकिन आज साइंस प्रूव कर चुकी है कि 7वें महीने की प्रेगनेंसी, यानी 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का दिमाग पूरी तरह से तैयार हो जाता है और बाहर दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ ऑब्जर्व करने लग जाता है उसकी मां के थ्रू। सब कुछ ये प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब आपका बच्चा इस धरती पर अगर आएगा तो कैसा दिमाग लेकर आएगा, किस तरह की सोच लेकर आएगा, क्या करके उसका डोपामिन रिलीज होगा, क्या करके वो खुश रहेगा, किस तरह के माहौल के लिए वो पैदा हुआ है और उसका समाज में क्या रोल होगा, ये उसका पैदा होने से पहले तय हो चुका है। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ दिस सोसाइटी, या मनगनी सोसाइटी नहीं, द होल सोसाइटी, पूरे समाज की ये ड्यूटी बनती है कि समाज में आए हर बच्चे का टैलेंट समय पर पता लगाया जाए। अगर वो 3 साल की उम्र में जीनियस है तो वो 60 साल की उम्र में भी जीनियस रहना चाहिए।
फिर वो 40 की उम्र में भी जीनियस रहना चाहिए, और उसका वो जीनियस, अंदर का जो जीनियस है वो कभी मरना नहीं चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है बेसिकली। और जो हमारा मिशन है, जो हम कुछ लोग हैं पागल से जनता सरकार मोर्चा में ना, हमारा मिशन है कि समाज के हर बच्चे का वो जीनियस निकालना है हमको। उसमें हमको समाज के हर तबके की ज़रूरत पड़ेगी। हमको टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिजनेसमैन की भी ज़रूरत पड़ेगी, पेरेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिटिशियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो सब लोग मिल करके तो बना सकते हैं। अब आपके बच्चे को क्या चाहिए आपको नहीं मालूम, आपकी क्लास के बच्चे, उसकी क्लास के टीचर को नहीं मालूम, स्कूल के मालिक को नहीं मालूम, तो आपका बच्चा पूरा दिन एक ऐसी दौड़ में लगा, पूरा दिन छोड़िए, पूरी जिंदगी ऐसी दौड़ में लगा रहेगा जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं। और प्रूव कर देता हूं, प्राइवेट कंपनी में कौन काम करता है यहां पे? हाथ खड़ा करें। इंजीनियर है कोई? आप इंजीनियर, देखो 2 इंजीनियर है। अब मैं आपको इंजीनियरिंग की कहानी बताता हूं। यही काम सबके साथ है। इंजीनियर तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादातर ट्रेंड में इसलिए है, इसलिए बोला। इंजीनियर बनाने के लिए बच्चे को माँ बाप 8वीं क्लास में आज कंपटीशन एग्जाम में डाल देते हैं। वो बच्चा समाज से टूट के सारा दिन पढ़ाई 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 पे लगा रहता है। फिर वो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में उसका स्कोर बताता है, उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। उस कॉलेज में जाके अपने 4 साल वो लगा के आता है। वो उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं, मैं उसे कहता हूं बर्बाद करके आता है। बर्बाद क्यों करके आता है? क्योंकि जैसे ही वो बीटेक की डिग्री लेता है, उसको बीटेक के दौरान ही कोई बता देता है बीटेक से कुछ नहीं होने वाला भैया, एमटेक करनी पड़ेगी पहले, या एमबीए करनी पड़ेगी। मास्टर्स के बिना कोई नहीं पूछता। अच्छा जी, फिर वो 2 साल 3 साल अपने फिर मास्टर्स को ढूंढने में और करने में लगाता है, और लगाने के बाद फिर वो किसी बड़ी सी कंपनी में अप्लाई करता है, और फिर उसके घर में कॉल लेटर आ जाता है कि कंपनी में जॉब लग गई, इतने का पैकेज है, ये सब कुछ है, एंड एवरीबडी इज हैप्पी। बट फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में एचआर आता है और पहले ही दिन लेक्चर में बता देता है, देखो भाई 25 साल अपनी जिंदगी में जो भी सीखा है सब भूल जाओ पहले। अब कंपनी बताएगी क्या करना है। Am I right बॉस? ऐसे होता है ना। मतलब आपने अपने बच्चे के 25 साल कुछ सीखने के लिए भेजा था, और कंपनी कह रही है ये सब बेकार है, इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी, सब कुछ वेस्ट है। What we are doing is this, wasting the time of our kids and life. जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप लोग अपने बच्चों की। And I have proven it. मैंने ये साबित किया है, मैं आपको बता रहा हूं। Not only with my child, अपने दोस्तों के बच्चों के साथ, सोसाइटी से बहुत से बच्चों के साथ मैंने ये साबित किया है कि अगर बच्चे को जोड़ घटा गुना भाग, बेसिक ऑपरेशन, पढ़ना और लिखना, ये 2 चीजें और आती हों, ये 6 चीजें अगर उसे आती हैं, तो 10वीं तक का सिलेबस मात्र 6 महीने का है, पूरा पैदा होने से लेकर के। और 11वीं 12वीं का सिलेबस 3 महीने का है। वो इंजीनियरिंग वाले तो सारे जानते हैं, 3 महीने का कोर्स चलता है मात्र। यानी 1 साल का काम करने के लिए आपके बच्चे के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली से 12वीं 15 साल बर्बाद किए जाते हैं, 15 ईयर्स। और उस 15 सालों में ना आपका बच्चा खेल पाता, ना समाज की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाता, और अगर घर में बल्ब खराब हो जाए ना तो ऐसे दिखता है, मम्मा क्या करें, मैकेनिक को बुलाई क्या, कॉल करो कस्टमर केयर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अपना बल्ब बदलना नहीं आता है उसको। हमारे चंडीगढ़ में तो यही हाल है। सिंपल बल्ब की बात कर रहा हूं, ये वाले तो हमको भी नहीं आते होंगे। मतलब हम अपने बच्चे को प्रैक्टिकली सोचा जाए कुछ भी नहीं दे रहे। नहीं, आपको नहीं लगता? आप सिर्फ पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप और हम अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को पीटीएम में जाओ, 10th क्लास की, 11th क्लास की, 9th की, सबकी माएँ ना जा करके पूछेंगे ना पीटीएम की वाले दिन, मैडम क्या बोलती हैं, आपका बच्चे पोटेंशियल तो है, कर सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ही कैन डू बेटर, और थोड़ा टाइम लगाओ और थोड़ा जोर लगाओ।
थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा और समय लगाइए, एफर्ट्स लगाइए। कहाँ जाएगा एफर्ट लगा के? फर्स्ट तो एक ही आना है, फर्स्ट तो एक ही आना है। किस चीज के लिए एफर्ट लगाना है समझ नहीं आ रहा है। आखिर में जाके बॉस ने तो यही कहना है कि भूल जाओ सब कुछ। और ना ही वो मेहनत आपके रिश्तों में काम आती है, ना वो समाज में काम आती है, ना वो बच्चा समाज के किसी काम का है। पैकेज 2 करोड़ का है, लेकिन किसी गरीब को देख करके उसका मन नहीं पसीजता है। वोट करते समय उसमें इतनी अकल नहीं है कि किसको वोट करना है, करना भी है कि नहीं करना है। कभी किसी नई चीज़, नए विचार की तरफ सोच नहीं सकता, क्योंकि बचपन से लेकर और जवानी तक उसको सिस्टम ने यह सिखाया है कि किताब से बाहर कुछ लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, तो किताब से बाहर सोचना भी नहीं है। तो जो सिस्टम आपको कहेगा वही करना है, उससे बाहर नहीं करना। मेरे जैसा आदमी अगर कोई कहे कि ये पढ़ाई बेकार है तो बोलते हैं पागल है, ये तो दिमाग खराब है। मैं कह रहा हूं जिस रास्ते पर आपका बच्चा है उस रास्ते पर 99.99% फेलियर की गारंटी है। और यदि आपको बात समझ में आती है तो लेट अस स्टार्ट रेवोल्यूशन। एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी आंदोलित होकर के हम चालू करते हैं कि एक काम करते हैं, अमन गनी में रहने वाले हर बच्चे का पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल अगर हम निकाल करके आपको बता दें कि आपका बच्चा पैदाइशी साइंटिस्ट है, आपका बच्चा पैदाइशी आर्टिस्ट है, आपका बच्चा पैदाइशी डांसर है, आपका बच्चा पैदाइशी प्लेयर है, आपका बच्चा इस चीज के लिए बना है, क्यों काहे को खामखाई दिन रात सुबह से लेके पागलों की तरह इसको कागज से कह रहे हो कि तुम लोहे की तरह काम नहीं करते हो, शीशा को कह रहे हो कि तुम कांच की तरह, तुम पेपर की तरह क्यों नहीं जलते हो? जो नेचर है उसको कैसे बदल दोगे आप? हम अगर हर बच्चे का टैलेंट निकाल के उसको तैयार करने का काम यदि हम अपने लेवल पर करना शुरू कर दें तो सिस्टम से भाड़ में जाए सिस्टम। पॉसिबल है क्या? मतलब जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, पॉसिबल है भाई? पेरेंट्स चाहते हैं तो सब कुछ है। हाँ नहीं, अगर पहले तो समझ में आए ना कि जिस रास्ते पर है वो गलत है। भाई मुझे अमन गनी जाना था और मैं चलते चलते उस रास्ते पर जो ये साइड में से जा रहा है हाईवे, मैं आगे चला जाऊं 10 किलोमीटर आगे, कोई मुझे बता दे कि देवेंद्र गलत रास्ते पर चले गए तुम तो, और मैं पड़ोसी से पूछ वहाँ गाड़ी रोक करके पूछ लेता हूँ कि भैया अमन गनी जाना है, वो बोले कि गलत रास्ते पर आ गए, क्या करना चाहिए? अगर आना है तो यूटर्न लेना ही पड़ेगा ना, यू डोंट हैव अ चॉइस। या तो आप ये कह दो कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं बच्चे बहुत सही है, वहीं से उनको मकसद मिलने वाला है, देन आई एम नोबडी टू डिस्टर्ब एनीथिंग। बट यदि आपको लगता है कि यह रास्ता गलत तो है, सही क्या है, उसके लिए चर्चा के लिए समय चाहिए भैया। ऐसे घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की चर्चा में असली चीज निकल कर नहीं आएगी। अगर आपको सचमुच में समय दे सकते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये बाहर के इतना बड़ा पार्क पड़ा है, आप लोगों को यह काम करना पड़ेगा कि घर घर जा करके, आज तो क्या है, माएँ ज़्यादा आ गई, पिता कम आए हैं, क्योंकि पिता को क्या लगता है, अरे रोज़ रोज़ त्रिलोक भाई किसी ना किसी को बुलाते रहते हैं यार, 1 घंटा बोल के चले जाएंगे। उन पेरेंट्स को नहीं मालूम है ना कि यहाँ आपके बच्चे की बात करने आ रहे हैं। भाई बाकी सब लोग अपना ज्ञान झाड़ने आते हैं, यहाँ मेरा को अपना ज्ञान झाड़ने का कोई शौक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मुझसे अभी भी मेरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी भी 2 साल की वेटिंग है। तो मेरे को नहीं है, नया क्लाइंट नहीं चाहिए। इनफैक्ट फैक्चुअल मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ अभी नहीं है, जब ज़रूरत होगी बता दूंगा कि भाई अभी हमारे पास क्लाइंट की लाइन छोटी हो गई है, नहीं है। लेकिन मेरी ज़रूरत हर किसी को है, क्योंकि इस पे काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी हूं। हम 3 साल की उम्र में बच्चे को बता सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है। और हमारी हर पेरेंट को यह गारंटी होती है, एक लाइन भी अगर गलत हो, पूरी लाइन में बताए हो, यानी मैं आपके किसी भी बच्चे के बारे में 5 घंटे बोल सकता हूं, एक बच्चे के विषय में 5 घंटे, सब कुछ मतलब पैदा होने से लेके अब तक एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर उसमें एक लाइन भी गलत हो जाए तो 1 पैसा नहीं लेता मैं, एक लाइन भी। 100% एक्यूरेसी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन का मेंबर हूं मैं अमेरिका में, और पूरे वर्ल्ड में अकेली एक कंपनी हमारी है जिसका सक्सेस रेट 100% है, अकेली है पूरे वर्ल्ड में। तो हम ये कह सकते हैं कि
क्यों ना, अगर कोई चीज फर्स्ट हैंड आपके बीच आई है, इसको मैं सोसाइटी के एंगल से बात कर रहा हूं। त्रिलोक भाई, आप लोग सारे मिल करके जो पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ करके चर्चा कर लो कि कुछ चुनिंदा लोगों तक ही इसका लाभ पहुंचना चाहिए या हर किसी को। क्योंकि मेरे को एक बात तो आपको समझ में आ गई कि आपको अपने बच्चे सुधारने हैं तो उनके वाले सुधारने पड़ेंगे। अपने बच्चे पर काम करने के लिए आपको पड़ोसी के बच्चे पर काम करना ही पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे कि आपके बच्चे को सही रास्ता दिखाया जा सके। जैसे ही हम दिखाएंगे ना कि उसकी वो स्पेशलिटी है, उसकी वो, बच्चे को मालूम पड़ जाएगा। जब उसे ये पता लगेगा ना कि ये बच्चा मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, हमको किसी कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ना, बल्कि सह अस्तित्व में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बनकर आगे बढ़ना है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आपको बताऊंगा जब आने वाले वक्त में अगर लंबे सेशंस हुए तो हमको परमात्मा ने एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बना रखा है। एक काम मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते वो आपका पड़ोसी कर सकता है, और जो आप नहीं कर सकते वो आपका पड़ोसी कर सकता है। तो हमको पैदा उस जगह पर किया है जहां हम एक दूसरे का कॉपरेशन में एक पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम तैयार करके आगे बढ़ा जाए। और दिस इज पॉसिबल। इस बात की गारंटी होगी कि अमन गनी का हर बच्चा अपने ट्रू पोटेंशियल को गेन करे, उसकी ट्रू हैप्पीनेस को जाए, वो जिस काम के लिए बना है उस काम में लगे। और फिर आप देखना स्कूल का काम है ना, वो तो 6 महीने का ही है, वो तो कुछ है ही नहीं। मेरे आप सर्च करना, जब इसके ऊपर मैं अगर आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी एजुकेशन की एक ट्रेनिंग होती है, या फिर आपको ये देखना है कि हमने क्या काम किया था। जब अपने बच्चे पे काम किया ना मैंने, मेरा बेटा है, उसको आप सर्च करोगे गूगल, वंडर किड ऑफ इंडिया लिखोगे ना, वंडर किड, उसने 7 साल की उम्र में 10th क्लास तक का सिलेबस कर लिया था। 7 साल मतलब दूसरी क्लास में पढ़ता था वो। जब वो 5वीं में पढ़ता था तो 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। और लोग ये कहते थे कि तुम्हारा बेटा है, तुमने तैयार कर दिया, तुम भी इंटेलिजेंट थे, ये भी इंटेलिजेंट, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर मैंने और बच्चों पे काम किया। कुछ पेरेंट ने अपने बच्चों पे खुद एक काम कर रखा था उसी फील्ड में जिस फील्ड का वो बच्चा स्पेशलिस्ट है। जैसे मेरा बच्चा मैथ साइंस का स्पेशलिस्ट है, तो गूगल बॉय का नाम आपने सुना होगा, कौटिल्य पंडित, वो बच्चा ज्योग्राफी का स्पेशलिस्ट है क्योंकि वो आर्टिस्ट है पैदाइशी। फिर एक बच्ची जानवी है जो 14 भाषाएं बोलती है, 14 एक्सेंट्स बोलती हैं, वो लैंग्वेज की स्पेशलिस्ट है। और उनके घर में वो माहौल मिल गया जिसके लिए उनको तैयार किया। बाद में बोला कि नहीं, ये बच्चे भी स्पेशलिस्ट ही थे, क्योंकि टीवी ने ऐसा प्रचार किया कि वो बच्चे ही खास हैं। फिर हमने क्या किया, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में एक पूरा का पूरा आंदोलन किया। आंदोलन क्या मतलब, एक चैलेंज दिया जिसका नाम था डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम, फ्रॉम लोवेस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। हमने कहा अपने स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा, जिसको तुम कहते हो कि ये निकम्मा है, काम नहीं करता है, जिद्दी है, एंटी सोशल है, शरारती है, बदमाश है, जिसको तुम कहते हो, यानी कि सिस्टम कहता है, यानी स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का क्लास टीचर कहता है कि ये बेकार बच्चा है, किसी काम का नहीं, वो हमको दे दो। तो हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए थे। 18 बच्चों ने कंप्लीट किया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो दैट 18 के 18 बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में स्कोर किया था 100 आउट ऑफ 100, सब ने टोटल। फिर हमने कहा सभी बच्चों के अगर नंबर आ जाएं तब आपके पास उनको जगह है देने के लिए? नहीं। देखो ना, मैं जिस दौर का आदमी हूँ, 90 के दशक में जिन्होंने 10वीं की है, मेरे 77.7% मार्क्स हैं, 78% बोला करते थे। हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं उस टाइम के। आज के टाइम पे 98% वाला भी कहता है कि क्लास भी टॉप नहीं हो पाएगी। मतलब मार्क्स आपके टॉपर होने की गारंटी नहीं है, मार्क्स आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है, पढ़ाई आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। पढ़ाई आपको चीज़ों को जानने में, इंफॉर्मेशंस में जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा है, पर जीवन जीने के लिए स्किल चाहिए। और स्किल यदि बच्चे को जिस स्किल के साथ परमात्मा ने पैदा किया है वही स्किल अगर उसे दी जाए तो ही डोपामिन रिलीज होगा, तो ही अल्टीमेट हैप्पीनेस आएगी, तो ही उस बच्चे को अपने जीवन का मकसद मिलेगा। वरना हम सब की तरह, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हम सब की तरह हर किसी को अपने जीवन में एक ही बात फील होती रहेगी कि सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है। आप सबके पास सब कुछ होगा, पर वो जो 24 घंटे खुश रहने वाली जो आनंद है वो नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बने हो।
हमसे पहली पीढ़ी को जो मिला उसे वो करना पड़ा। और यदि आप वाकई उस लाइन को फॉलो करना चाहते हो कि जो हमको नहीं मिला हम अपने बच्चों को दे, तो फिर वो ये चीज है अपॉर्चुनिटी, कि रियल बच्चे को अपनी एक्चुअल टैलेंट तक जाने की अपॉर्चुनिटी, ना कि फर्स्ट आने की अपॉर्चुनिटी, ना कि नंबर ज्यादा आने की अपॉर्चुनिटी। तो उस ट्रू सेंस तक जाने के लिए आप सब लोगों की जरूरत पड़ेगी इस आंदोलन में। आंदोलन ये नहीं है कि आपको सड़कों पे उतरना है और वो सब क्रांतियां और नारेबाजी, वो नहीं। आंदोलित होकर कुछ भी करना, मतलब अंदर से खुश होकर, आंदोलित हैप्पी होकर, खुश होकर अपने बच्चों के लिए एक माहौल तैयार करना। अभी तक क्या हो रहा है, आप सब ने अपनी जिम्मेदारी किसी के ऊपर थोप रखी है। पापा कहेगा मम्मी को तुम पढ़ाती नहीं हो, तुम टाइम ही नहीं देती हो, सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती हो। मम्मी कहेगी क्यों, मेरा ठेका थोड़ी ले रखा है, तुम्हारा भी तो बच्चा है, तुम भी लगाओ टाइम। इस तरह के डिस्कशंस होते हैं ये, कि मैं ही थोड़ी करूंगा, ये नॉर्मल। और क्योंकि दोनों के दोनों जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वो जानते हैं कि 99.9% फेल होना गारंटी है। तो इसलिए जो भी काम में घुसेगा वही फेलियर की गारंटी होगी, इसलिए वो खुद बचना चाहता है और चाहता है मेरा पार्टनर ये जिम्मेदारी ले ले पढ़ाने वाली। सो दिस इज द ओनली वे। अभी आने वाले टाइम में तो हम एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान की शुरुआत करने वाले हैं अगले साल, जहां एंट्री अगर किसी बच्चे की हो जाती है तो उसका रियल टैलेंट निखारना, पता करना, निखारना और समाज में स्थापित करना हमारी गारंटी है। आपको कुछ नहीं करना, आपकी टेंशन खत्म। आपको मौज करनी है, मौज करिए। हम आपको, आपके बच्चे को मौज करना सिखाएंगे कि एक्चुअल मौज क्या होती है। जब आप अपना काम करते हुए भूख, प्यास, नींद, समय सब भूल जाओ, आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, तो समझो आप सही रास्ते पर हो। बस वही रास्ता आपके लिए बना है। और जब आप उसको करते हुए आपको कुछ चाहिए कि ये बिक जाए तो ऐसा हो जाए, ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, इसका मतलब अभी कुछ कमी है उस जगह तक जाने में। सो डू यू फील दैट हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम अभी तक क्या है कि हो सकता है, मैं अपने आप अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं है, क्योंकि हम थोड़े अलग किस्म के लोग हैं तो थोड़ा अलग किस्म की बातें कर लेते हैं। अभी तक ऐसा होता आया होगा कि यहाँ पर इस हॉल में लोग आए, अपना मिले, बात करी, हलो हाय हुआ, भाषण सुना, क्योंकि यार बुला लिया था तो बैठना पड़ा 1 घंटा, आधा घंटा, और क्या करें। उसके बाद गए और अपना भूल गए। यहां आने के बाद अगला स्टेप की हमारी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। अगर आपको यह महसूस होता हो तो क्या ये किया जा सकता है कि हम मैनेजमेंट को बोलें, त्रिलोक भाई को बोलें कि त्रिलोक भाई ये कार्यक्रम हमको पूरी अमन करने के लिए चाहिए, और उसमें दोनों पेरेंट का आना कंपलसरी हो। जिस टाइम पर यहाँ सेमिनार चल रहा हो उस टाइम पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हों, बच्चों के खेलने का अरेंजमेंट कर दो कि उनका प्लेग्राउंड या दूसरी जगह पे वो खेले, और हम बैठकर खूब चर्चा करें और आपकी तरफ से सवाल आए खूब सारे, ताकि हर सवाल का जवाब, हर पेरेंट के सवाल का जवाब हमें मिले। क्योंकि आप थोड़े से लोग पूरी अमनगनी को रिप्रेजेंट करते हो, ये मानता हूं, पर उनको तो नहीं मालूम ना कि इतनी रेवोल्यूशनरी चीज यहां पर इस टाइम पे डिस्कशन चल रही है। तो क्यों ना इसको पूरी अमनगनी के लिए सभी जितने भी अब यहां पढ़ने वाले, मान लो यहां काम करने वाले जितने एम्प्लॉयज हैं, अगर उन एम्प्लॉयज को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाए कि तुम्हारी बीवियों को भी ले आओ इधर, तुम्हारे बच्चों को भी करेंगे, क्योंकि अगर तुम अपने बच्चों की तरफ से फ्री हो जाओगे तो अपना फुल टाइम यहां दे पाओगे, कि तुम्हारे बच्चों का भी, जहां हम इतने बच्चों की दे रहे हैं 200-200 रुपए और एक्स्ट्रा करके उन बच्चों के लिए भी तैयारी कर देंगे ना, जो बच्चे के लिए। सिंपल सी बात है, आपका बच्चा कल को काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए या कहीं पर ट्रैवल कर रहा है रास्ते में, तो आपके साथ काम करने वाले किसी भी आदमी का बच्चा हो सकता है ना वहां पे। अगर वो नशेड़ी है तो नशा आपके घर भी आ जाएगा, अगर वो बदमाश है तो चोट आपके घर भी लग जाएगी, अगर वो खुश है तो खुशी आपके घर आएगी। सिंपल बात है। यानी कि आप अपने आसपास जितनी खुशी को ट्रांसफर करोगे उतना ही आपके बच्चे के लिए सेफ माहौल समाज में बनेगा। दिस इज द ओनली वे, जिसको हमारे पुरखों ने बहुत खूबसूरती से समझा था, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था और अपनी कल्चर में शामिल किया था। इसलिए वो बोला करते थे कि बच्चे तो सबके साझे होते हैं, माएँ तो सबकी साझी होती है, बहनें तो सबकी साझी, बेटियां तो सबकी साझी। ये बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने रखा था कि बीबी बीबी अपनी है, बस बाकी सब कुछ साझा है। नहीं समझे? जोक्स आर अपार्ट, बट
एक्चुअली हमारे पुरखे इस बातों को बहुत अच्छे से समझते थे। दसवीं में है, हाँ, डांस में भी है, हाँ, ठीक है। देखिए, हालांकि वैसे आपने इसका जवाब दे दिया। अगर वो डांस में भी है और वो पढ़ाई में भी अच्छी है, नहीं दोनों में क्या, 5 में हो सकता है, 5 में। आप तो 2 की बात कर रहे हो। जस्ट एक क्वेश्चन है, 1 मिनट देखिएगा। वो जब रोती है तो जो उसके आंसू होते हैं वो नॉर्मल आंसुओं से बड़े होते हैं, नोटिस नहीं की? मतलब है आपके घर में ऐसा कोई बच्चा, किसी के हाथ खड़ा करना, जो मतलब बहुत मोटे मोटे आंसू, ये एक है, होता है, 2 हैं, आंसू मोटे मोटे होते हैं, 3 एक्चुअल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो जैसा होता है वो बता रहा हूँ। वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चा एक्चुअली किस तरह का, किस कैटेगरी में आता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप उसे मान लो डांटते हो, मैं अब मैं दूसरा एक्सप्लेन, क्योंकि मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने उसको देखा नहीं, मिला नहीं मैं उससे। जब आप उसको डांट रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बात आंख में आंख डाल के बोल रहे हो, तो एक रास्ता है कि वो भी जवाब दे और दूसरा है वो चुपचाप सुनती रहे। आर्ग्यू करती है, लास्ट टाइम तक आर्ग्यू करती है, रीजन देती है। वो तो रीजन पूछोगे तो रीजन देगी ना, तो फिर इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होने का उसका जो टाइमिंग है वो 10 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट, इतनी देर में वापस टोन पे आ जाती है। तो इसका मतलब है कि उसको अगर आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आसानी से करवा नहीं पाओगे, है ना? आप उसको ड्रामेबाज भी बोल सकते हो, इमोशनल है बस जरूरत से ज़्यादा। तो फिर वही है ना, मगरमच्छ के आंसू, मोटे मोटे आंसू, वही तो कह रहा हूँ। जब वो रोएगी तो आपको ऐसा लगे जैसे हम कोई बड़ा जुल्म कर रहे हैं इसके ऊपर ना, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो जाएगी। उस टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हम कहीं गलत तो नहीं है क्या। देखिए, ये जो बच्चा है, ये जो मैंने शुरू में कहा था, जो एक बार एक बच्चे के बारे में पूछा था कि जिसको कार्टून्स और मोबाइल्स और ये सब पसंद है, ये उस कैटेगरी का बच्चा है। उस बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसका एक डायलॉग है, अगर उसने खुलकर बोलती है या अभी रुक के बोलती है। हाँ, नहीं वो समझाने की नहीं, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैं अभी खुलकर बोल रहा हूँ और मैं मजाक भी कर रहा हूँ आप सबके साथ, तो जब वो खुलकर बोलती है तो पेपर जब आते हैं एग्जाम में, क्या उसका ऐसा कोई डायलॉग होता है कि पढ़ा जितना मर्जी लो पेपर नहीं होने चाहिए? ऐसा नहीं है। एग्जाम आराम से देती है और उसको एग्जाम के बाद भूल भी जाती है, जितना भी पढ़ा होता है याद रहता है। नहीं, 2 चीजें होती हैं, एक बच्चा सीखता है, एक बच्चा याद करता है, दोनों में अंतर है। जो बच्चा सीखता है वो कभी नहीं भूलता, और जो बच्चा याद करता है उसे कभी याद नहीं रहता। और जिस कैटेगरी के आप बता रहे हो, ऐसा कैटेगरी का बच्चा रट्टेबाज होता है, तगड़ा। मम्मा तीसरा पॉइंट बताना बस एक बारी, बाकी सब मैं अपने आप बता दूंगी। होता है ये वाला, बस एक बार एक पॉइंट बता दो, बस बाकी सब बता दूंगी। वो एक्चुअली क्या है, हमको जाना पड़ेगा कि वो